गोद लिया बेटा। महिमा, अब भी समय है, ज्यादा देर नहीं हुई है। वंश को चलाने के लिए लड़का ही जरूरी होता है। लड़कियों का क्या है, वो तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन तेरी बेटी दृष्टि भी अपने ससुराल चली जाएगी। फिर बुढ़ापे में कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कभी सोचा है तुमने? मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन किसी दूसरे के बेटे को हम कैसे अपना लें भला? जिस किसी भी बच्चे को हम गोद लेंगे उसकी रगों में तो किसी दूसरे का ही खून होगा ना, और मैं दूसरे के बच्चे को पाल नहीं सकती। हाँ माँ, महिमा ठीक कह रही है। वैसे भी दृष्टि अब 8 साल की हो चुकी है, सब समझने लगी है वो भी। अगर हम बच्चा गोद ले भी लेते हैं तो हो सकता है कि कल को वो भी उस बच्चे को एक्सेप्ट ना कर पाए। अरे वो सब तुम समय पर छोड़ दो, समय के साथ साथ उसे भी सब समझ में आ जाएगा। वसुंधरा अपनी बेटी बहू को रोजाना यही बात बोलती, जिसे गिरीश और महिमा नजरअंदाज करते रहते। फिर एक दिन, तुम लोगों को पता है वो जो हमारे पड़ोस में विमला रहती थी ना, जिसकी सिर्फ 2 बेटियां थी, आज उसकी बंद कमरे में लाश मिली है। जानती हो, उसकी सास ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि किसी लड़के को गोद ले आए, लेकिन उसने अपनी सास की एक ना सुनी। और देखो, आज कंधा देने वाला भी कोई नहीं। वसुंधरा की इन बातों का गिरीश और महिमा पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो तुरंत ही बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। तकरीबन 3 घंटे की प्रक्रिया के बाद गिरीश 6 साल के हर्ष को संग लेकर घर पहुंचता है। आप यही चाहती थी ना माँ कि हम एक लड़के को गोद ले आए? तो देखिए, ये रहा हमारा हर्ष। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब एक काम करते हैं, कल कुछ पंडितों को बुलाकर इसका शुद्धिकरण करा देते हैं। शुद्धिकरण? ये क्या होता है? अरे बेटा, अभी तेरी रगों में किसी और का खून है, जिसके बारे में हमें कोई खोज खबर भी नहीं है, इसीलिए तू अशुद्ध है। कल जब तेरा शुद्धिकरण हो जाएगा, तब तो इस घर का वारिस बन जाएगा। तो क्या कल आप इंजेक्शन लगाकर मेरे शरीर से खून निकाल लेंगे? अरे ना ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। मैंने पढ़ा था, खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। इसके जरिए जो हमारे शरीर में गंदा खून होता है वो निकाल देते हैं। आप लोग भी कल मेरे साथ यही करोगे ना? हर्ष के मुंह से इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। आप कहाँ से लाए हो इस बच्चे को जो इस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? कहा था ना कोई मासूम सा बच्चा लाना। महिमा, यह अभी सिर्फ 6 साल का है। अगर मैं इससे भी छोटा बच्चा लाता तो तुम्हें पता ही है छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। हाँ, लेकिन आपको एक यही बच्चा मिला जो इस उम्र में इतना कुछ समझता है। उससे तो आगे भगवान ही बचाए। मैं दृष्टि के पास जा रही हूँ, आप संभालिए इस शैतान को। अगले दिन पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा भी करा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी घर का कोई भी सदस्य उसे अपना नहीं पाता। वो घर में सजावट के लिए पड़ी किसी चीज की तरह था। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। समय के साथ साथ हर्ष को भी अपनी और सौतेले में फर्क समझ आ जाता है। अब दृष्टि 9 की और हर्ष 7 साल का हो चुका होता है। दृष्टि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी है। अब तुम्हें स्कूल बस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा। पापा, मेरे लिए भी आप एक साइकिल खरीद लीजिए। स्कूल बहुत दूर है, मैं आने जाने में थक जाता हूँ। अगर स्कूल इतना ही दूर है तो कल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बैठ जा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अब तुझे भी साइकिल खरीद कर दे सकूं। हर्ष मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। तुम लोग क्यों उसे अपना नहीं पा रहे हो? आखिर कब तक ऐसे ही उसके साथ सौतेलापन का व्यवहार करते रहोगे? दृष्टि की तरह अब वो भी तुम लोगों का बेटा है। बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा बनेगा। माँ प्लीज, आपके कारण ही हम इस लावारिस को उठाकर घर लाए हैं। इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बेटा। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो छोड़ आइए इसे वहीं जहां से ये आया था। तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? जब से आया है तब से लेकर आज तक तुमने उसे कभी एक बाप का प्यार नहीं दिया। जरा सा भी तरस नहीं आता तुम्हें उस पर। माँ प्लीज,
ये सब बातें आप मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। 2 दिन बाद आज हर्ष बहुत खुश होता है और उछलते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ, माँ मेरा रिजल्ट आ गया। देखिए मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है। तुम मुझे क्यों माँ बुला रहा है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझा? अरे क्यों डांट रही है बच्चे को? माँ ही तो है तू उसकी। सगी माँ नहीं हूँ मैं इसकी, जो ये इस तरह बार बार मुझे माँ माँ बुलाता रहता है। ये सगी माँ कौन होती है? क्या माँ भी कभी सगी और पराई होती है? लो, फिर शुरू हो गया। माँ जी, आपने ना इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अब आप ही संभालिए इसे। दृष्टि स्कूल से आती ही होगी, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। इतना कहकर महिमा वहां से चली जाती है। दादी, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? सब दीदी से ही क्यों प्यार करते हैं? अरे ना ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दृष्टि बड़ी है ना, इसलिए बस सबको उसकी फिक्र लगी रहती है। फिक्र और प्यार दोनों में अंतर होता है दादी। मम्मी पापा ना तो मेरी फिक्र करते हैं और ना ही मुझसे प्यार। 7 साल के बच्चे की ये बातें सुनकर वसुंधरा खामोश खड़ी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बोले भी तो क्या। इतने में ही वहां दृष्टि भी आ जाती है। मम्मी पापा मुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी हूँ, और तुम्हें तो वो अनाथालय से उठाकर लाए हैं। दृष्टि, कितनी बार समझाया है, इस तरह बात नहीं करते। छोटा भाई है वो तुम्हारा। ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है। दीदी, मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, तो मेरा भी तो आप लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसके बाद भी जब मैं आप लोगों का स्वीकार कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं अपना रहे मुझे? शोर सुनकर गिरीश और महिमा भी बाहर आते हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये सब? देखिए ना पापा इस लड़की को। क्यों रे हर्ष, आप कौन सा ज्ञान झाड़ रहा है तू? मैंने तो बस छोटा सा सवाल ही पूछा था दीदी से। अगर उनके लिए मैं कोई गैर हूँ, तो आप कौन से मेरे सगे हैं? उसके बाद भी जब मैं आपको अपने जन्मदाता की जगह दे सकता हूँ, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर्ष के इन सवालों से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुंधरा अपने आंसू पोंछते हुए गिरीश और महिमा से सवाल करती है। अब क्यों चुप हो तुम लोग? जवाब दो ना इस बच्चे के सवाल का। हर्ष के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। गिरीश और महिमा बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ये लड़का तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है। कहीं हमने इसे गोद लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा ही रहा तब तो ये हमारी बेटी का हक छीन लेगा और पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। तुम सही बोल रही हो महिमा। हमें जल्दी से इस लड़के का कुछ करना होगा। ये हमारी बेटी के लिए खतरा हो सकता है। अगले दिन, हर्ष बेटा कहाँ हो? चलो आज हम तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलते हैं। सच में माँ, हम घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हर्ष भागते हुए अपने रूम में तैयार होने जाता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ गिरीश और महिमा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम तुम्हें मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। कल तुम्हारे सवालों ने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए अब हम तुम्हें अपने सगे बेटे जितना ही प्यार देंगे। हर्ष ये सब सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके बुरे दिन जा चुके हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी किस्मत में आखिर आगे क्या लिखा है। वे सब मेले में पहुंच जाते हैं। हर्ष बेटा, झूला झूलोगे? हाँ मम्मा, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम जाकर झूला झूल लो, हम लोग तुम्हारा यहीं इंतजार करते हैं। हर्ष चला जाता है। यही अच्छा समय है, अब हम घर चलते हैं, इसका काम तो हो गया। सही कहा तुमने, मेला घर से इतना दूर है कि ये वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। गिरीश और महिमा वहां से चले जाते हैं। हर्ष जब वापस लौटता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो पागलों की तरह अपने परिवार वालों को ढूंढता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे सब समझ आ जाता है। अब वो करता भी तो क्या? न घर का पता मालूम था, ना ही कोई फोन नंबर। थक हार कर वो वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों तो हर्ष को मेले पर लेकर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? और हर्ष कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा।
माँ, वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने की बहुत जिद कर रहा था, तो हम उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आ गए हैं। कुछ दिन के बाद आ जाएगा, आप परेशान ना हो। वसुंधरा को दाल में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और सीधे अपने रूम में चली जाती है। महिमा, माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। महिमा सिर हिलाकर हाँ कहती है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब हर्ष वापस नहीं आता, तब वसुंधरा अपना फ़ोन उठाकर हर्ष के दोस्तों को फ़ोन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हर्ष तो कभी अनाथ आश्रम गया ही नहीं था। गुस्से से आग बबूला होकर वसुंधरा गिरीश और महिमा के कमरे में जाती है। हर्ष तो अनाथ आश्रम गया ही नहीं, फिर तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ है मेरा पोता, बताओ मुझे। माँ जी, वो आपका पोता नहीं है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो। माँ, वो हम लोग हर्ष को उस दिन मेले में ही छोड़कर आ गए थे, हमें नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। क्या? उस छोटे से बच्चे को तुम मेले में ही छोड़कर आ गए, ये जानते हुए भी कि वो अभी सिर्फ 7 साल का है। बेचारे किस हाल में होगा वो मासूम। तो और क्या करते मम्मी जी, उसका ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने। हम क्यों भला किसी और के बेटे के लिए अपनी बेटी का हक मारे। इस घर, परिवार और हमारे प्यार पर सिर्फ दृष्टि का हक है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम भी कोई मेरे सगे बेटे नहीं हो। ऐसे ही किसी अनाथ आश्रम से मैं तुझे लेकर आई थी। अगर उस समय मैं भी यही करती तो आज तुम भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। वसुंधरा की बातों से दोनों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो चुका होता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों हर्ष को ढूंढते हुए उसी मेले की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिवाय सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन गिरीश और महिमा फिर से उसी मेले में हर्ष को ढूंढने जाते हैं। क्या हुआ साहब, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कुछ दिन पहले हमारे साथ एक बच्चा आया था ना, जिसने झूला भी झूला था। आपने उसके बाद से कहीं देखा उसे? नहीं, उसके बाद मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन उस दिन बहुत रो रहा था बेचारा। रात तक यहीं बैठकर रोता रहा, फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। गिरीश और महिमा आगे बढ़ते हुए फिर किसी से पूछते हैं। आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो ना, वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका है। बेचारा पिछले कई दिनों से यहाँ रोज आकर अपने मम्मी पापा को ढूंढता था। कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था उसने। फिर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। 7 साल की मासूम की मौत के बारे में सुनकर गिरीश और महिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी घटिया सोच आज एक मासूम की मौत की वजह बन चुकी थी। क्या गिरीश और महिमा का एक 7 साल के बच्चे को लेकर ऐसा बर्ताव उचित था? गोद लिए हुए बच्चे को अपनाने के बाद भी आखिर क्यों उन पर सौतेले और अनाथ होने का टैग लगा दिया जाता है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं? दिलों के रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता? गोल्ड मेडल वाली बहू। सपना के पिता एक गरीब किसान थे। माँ पिता खेत में काम करते तो पीछे से सपना गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलती। एक दिन शाम को, सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। माँ पता है, मैंने आज हॉकी में पास के गांव के लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे वाह वाह मेरी बेटी, शाबाश। ये ले करो प्यार, जा जाकर टॉफी खा ले। सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है। अरे तुम इसको बिगाड़ रहे हो, मैं ना इसकी शादी ही करा दूंगी। ऐसा कैसे शादी करा देगी? हाँ, अभी तो उम्र खेलने की है। माँ बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है, लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बतलाओ, सपना के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है मास्टर जी, पढ़ रही है, जितना पढ़ सकती है पढ़े, फिर शादी करवा देंगे, कोई अच्छा सा गांव का ही लड़का देख लेंगे। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुमको कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का मास्टर जी, का पता नहीं, का हो गया? हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है, संभाल लो। अरे भाभी जी, आप भी ना
कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे सपना क्या खेलती है हॉकी, बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे। कल गांव में एक टीम आ रही है, लड़कियों की हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहाँ शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना ना मास्टर जी, कोई खेल वेल नहीं करवाना हम लोगों को, वो भी शहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना। शहर के लोगों को ना कोई भरोसा नहीं होता मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए शहर का और गांव का। हाँ हाँ मास्टर जी, हम लोग तैयार हैं, कल आ जाएगी सपना वक्त से। माँ के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हॉकी टीम के लिए भेज देते हैं। शाम को सपना वापस आती है, लेकिन लटके मुंह से। और क्या हो गया, मार खाई हो का? कौन मारेगा? कौन मारेगा हमें? कोई मार वार खाकर नहीं आए। अरे फिर शकल पर 12 क्यों बजे हैं, बताओगी? देखो माँ, आप समझोगी नहीं, बताकर फायदा क्या है? अरे बिटिया रानी, हम तो समझेंगे ना, हमें ही बता दे। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा, मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की हॉकी टीम में खेलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे बच्चे। फिर मेरी गुड़िया काहे परेशान है? पापा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बात सुन रही होती है, जोर से चिल्लाती है। एक पैसा नहीं है मेरे पास, समझे? कुछ नहीं दूंगी। शादी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है, कल्ले का बेटा, वो शादी कर लेगा तुमसे। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आकर कल्ले से बेटे से चुपचाप शादी कर लेगी, बोल। अरे ठीक है ना, कल्ले का बेटा तो बहुत ही समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी, मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी। सपना भी धीरू जो कि कल्ले का बेटा था उसे जानती थी। वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है, लेकिन माँ की ये शर्त मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ तो कल मैं उन लोगों को बुला लूं। पिता और सपना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब माँ ठीक है ना, बुलाने की क्या जरूरत है, वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है। बस आप तो मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है, दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है। हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है। और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है। गांव की तरफ से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तैयार हैं। अरे वाह वाह, पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ, कैसी बात कर रही हो सपना की माँ? लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं, पर मजाल है कि किसी के आगे झुके हो। ना ना, हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है, ससुराल में। ए बहू, तू रोज रोज सुबह कहाँ जाती है? घर का सारा काम निपटा कर कहाँ भागती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं निकल जाती है क्या? नहीं माँ जी, मैं हॉकी खेलने जाती हूँ, मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है बहू, शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फैलती नहीं है, वो घर का काम काज देखती है। सपना कुछ नहीं कहती। वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? मेडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यों नहीं। ये मेडल है, मैंने जीता है, पता है, हॉकी में। बड़ा मैदान, बहुत से लोग, 2 टीम और फिर शुरू होता है जुनून। पता है, लगता है जैसे बस जिंदगी यही है, खेलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो और लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं ना भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूँ। माँ, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया।
पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है? हाँ बेटा, क्या क्या हो गया? काहे गला फाड़ रहे हो? माँ, ये सपना क्या कह रही है? अरे बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा, लेकिन क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना, शादी के बाद कोई खेलता नहीं, घर का काम काज देखता है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, मैं घर का काम देखूंगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए। सपना पति की तरफ देखती है जो माँ की तरफ देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पति की क्लास लगाती। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ, अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। छोटी सी बात? बहू, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना। हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू। घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना चाहिए। जा बहू, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पति ने कर दिया है। जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि बेटियों को मायके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है।